आज का क्लास ये चौथा क्लास आज है। इसके पहले हम 3 क्लास देख चुके हैं। जो सबसे पहले हम सोशल साइंस का इकोनॉमी का क्लास लेकर आए हैं, जिसमें से एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 का ऑब्जेक्टिव सारा हम देख चुके हैं। ठीक है, आज का क्लास जो है वो एक्सरसाइज 4 का है, यानी पार्ट 4 वीडियो है इकोनॉमी का। ठीक है, जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हो, सबसे पहले वो जाकर हमारे चैनल को क्या कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि सभी दोस्तों तक हमारा वीडियो जा सके। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4। ठीक है, और आप सबको बोले थे कि एक्सरसाइज 4 क्या करना है, बुक से पढ़ के आना है। और इस चैप्टर के नाम है वित्तीय संस्थाएं, यानी आज हम बैंक से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। इसके पिछले हम देखे थे मुद्रा के बारे में। ठीक है, मुद्रा के बारे में देखे थे कि उससे जितना भी ऑब्जेक्टिव था सारा हम देख चुके हैं। आज जो हम देखेंगे वित्तीय, यानी उसी संस्था के बारे में देखेंगे जो सभी को ऋण मुहैया करवाती है। ठीक है, उससे सारा ऑब्जेक्टिव हम आज देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, चौथा चैप्टर। आज का पहला सवाल है, देखिए बोर्ड पर है, आप इसका जवाब दीजिए। पहला सवाल है 179 नंबर सवाल। इसमें सवाल क्या है बताइएगा, इसका आंसर कह रहा है कि भारत में वित्तीय संस्थाएं के मुख्य रूप होते हैं। कितने होते हैं इसके रूप, ये आपको बताना है। वित्तीय संस्थाएं के कितने रूप होते हैं? 1, 2, 4, 3, 5, कितना होता है? आपको जवाब देना है इसका। तो आप सभी लोग पढ़े होंगे कि वित्तीय संस्थाएं जो होते हैं भारत में वो 2 होते हैं। ठीक है, 180 नंबर सवाल जो है कहता है कि वित्तीय संस्थाओं के कितने प्रकार होते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वही इसका आंसर होगा, यानी इसका भी राइट आंसर क्या होगा? 2। ठीक है, क्योंकि वित्तीय संस्थाएं जो होते हैं, क्या बोला है, वित्तीय संस्थाएं 2 प्रकार के होते हैं। एक गैर वित्तीय संस्थाएं, एक वित्तीय संस्थाएं, मतलब सरकारी वित्तीय संस्थाएं होते हैं। गैर वित्तीय संस्थाएं में महाजन लोग आ जाते हैं, जो जिसके पास रुपया होता है। ठीक है, वो देता है, एक लोन देता है गांव के किसानों को या सभी लोगों को, जो कि कर्ज पर देता है और ज्यादा रुपया लेता है उसका परसेंटेज। और एक होता है वित्तीय संस्थाएं होते हैं जो सरकार का होता है, और ये क्या करती है, सरकारी रेट में आपको ऋण मुहैया करवाती है। यानी 2 प्रकार की होती है वित्तीय संस्थाएं। ठीक है, अगला नंबर सवाल जो है कहता है कि कृषि एवं ग्रामीण साख की पूर्ति के लिए किस संस्था की स्थापना की गई है? किसके लिए? तो कृषि एवं ग्रामीण के लिए, ताकि कृषि और गांव में जो रहने वाले लोग होते हैं उसे साख की पूर्ति हो सके, इसके लिए किस संस्था की आवश्यकता, मतलब स्थापना की गई है? बताइए, बिस्कोमान, सहकारी बैंक, या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या नाबार्ड? चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में जो स्थापना की गई है उसका राइट आंसर होगा नाबार्ड। देखिए, इसके बारे में हम एक लाइन आपको बताना चाहेंगे। नाबार्ड जो बैंक होता है वो क्या करवाती है, गांव के किसानों को लोन देती है। ठीक है, क्या देती है? लोन देती है। और लोन देने के बाद इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग इससे लोन निकालते हैं, और नाबार्ड बैंक से निकालने के बाद क्या होता है कि जिसे कि आप सब सुने होंगे कि लोग मछली पालन जब करते हैं तो नाबार्ड से ही रुपया निकालता है, इसी बैंक से। ठीक है, लगभग 4-5 लाख 4 लाख रुपया लमसम में निकलता है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि आपको किसानों को ग्रामीण में देता है कि आप क्या कीजिए, इससे कीजिए जिसे आप मछली पालन कीजिए या मुर्गी फार्म का खोलिए। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि पहले तो रुपया निकल जाता है, उसके बाद जब आप लंबे समय जब हो जाता है, उस समय दे देता है कितना दिन में आपको लौटाना है, और आधा रुपया माफ भी हो जाता है इसमें। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया चीज है जो कि कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में साख मुहैया करवाती है नाबार्ड बैंक। ठीक है, अगला कि बिहार में संस्थागत वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार की होती है? बिहार की बात बोल रहा है इसमें। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 182 का? बताइएगा इसका राइट आंसर। तो बिहार में जो संस्थागत वित्तीय संस्थाएं जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के? 4 प्रकार के वित्तीय संस्थाएं होते हैं बिहार में। ठीक है, 183 नंबर जो सवाल है कहता है कि भारतीय पूंजी बाजार निम्न में से किस प्रकार की वित्त उपलब्ध करवाती है?
बताइए भारतीय पूंजी बाजार जो होता है वो दीर्घकालीन यानी लंबे समय तक ऋण देता है, या अल्पकालीन मतलब छोटा समय के लिए देता है, या मध्यम दोनों का बीच मतलब थोड़ा कम समय के लिए देता है। तो इसका राइट आंसर बताइए कि भारतीय पूंजी बाजार जो होता है वो कैसा ऋण देता है, तो बताइए इसका। तो याद रखिएगा कि भारतीय पूंजी बाजार जो होता है वो दीर्घकालीन ऋण देता है, यानी लंबे समय तक देता है, यानी 5 साल 10 साल तक के ऋण देता है ये। ठीक है, दीर्घकालीन का मतलब लंबे समय तक देता है कौन? भारतीय पूंजी बाजार। ठीक है, इसका अगला सवाल है सहकारी बैंक किसे ऋण प्रदान करता है? बताइएगा इसका। सहकारी जो बैंक होते हैं वो किसको ऋण देता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सहकारी बैंक किसको देता है? तो बताइए उद्योगपति को, या उपभोक्ताओं को, या कृषक को, या इनमें से कोई नहीं। तो सहकारी बैंक जो होता है वो किसको देता है? तो कृषक लोगों को क्या करता है? ऋण मुहैया करवाती है। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई बोल रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? बताइए इसका राइट आंसर। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो देखिए इसका जो होगा 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को जो हमारा रिजर्व ऑफ बैंक इंडिया है, आरबीआई है, ये क्या हो गया था? तो ये राष्ट्रीयकरण हो गया था इसका। कब? तो 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, अगला नंबर सवाल जो 186 नंबर, केंद्रीय बैंक का मुख्यालय कहां है? बताइए केंद्रीय बैंक, जो केंद्रीय बैंक होते हैं उसका मुख्यालय कहां है, ये बताइए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय बैंक, इसका मुख्यालय जो हो जाएगा चेन्नई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेन्नई। दिल्ली नहीं है, मुंबई भी नहीं, कलकत्ता भी नहीं, यानी चेन्नई में है केंद्रीय बैंक का मुख्यालय। ठीक है, मुख्यालय के मतलब होता है जहां पर इस बैंक का सारा यहां से फैसला लिया जाता है, एक हेड ऑफिस होता है मुख्यालय। ठीक है, वहीं से सारा इस बैंक का फैसला किया जाता है, बाकी इसका ब्रांच सभी जगह होता है। ठीक है, बैंक। 187 नंबर सवाल देखिए और इसका राइट आंसर बताइए, इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? एशिया का, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो सबसे पुराना बाजार जो है वो क्या हो है? तो मुंबई में। सबसे पुराना शेयर बाजार जो है कहां है? मुंबई। ठीक है, आगे बढ़े। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, मुंबई। अगला नंबर सवाल जो है 188 नंबर सवाल, बिहार के वित्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्थागत समूह कौन है? बिहार के वित्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्थागत, बताइएगा। सहकारी बैंक, व्यवसायिक बैंक, राष्ट्रीय संस्थाएं, या राजकीय संस्थाएं? बताइए 188 का राइट आंसर क्या होगा। तो अगर बात करते हैं बिहार की, अगर बात करते हैं तो बिहार का वित्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर बात करते हैं तो सहकारी बैंक नहीं है, व्यवसायिक बैंक भी नहीं है, राष्ट्रीय में, यानी राजकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राजकीय संस्थाएं। जो राजकीय संस्थाएं होते हैं वो बिहार के वित्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्थागत होता है, राजकीय संस्थाएं। ठीक है, बिहार के लिए कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो बताइए वित्तीय राजधानी, तो बताइए कौन सा हो जाएगा भारत की? तो ये तो हो जाएगा क्या चीज? मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी किसको बोलेंगे? तो मुंबई को बोलेंगे। क्या कोई दिक्कत इसमें? बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? तो इसका 189 नंबर सवाल हो गया। ठीक है, तो 189 हो गया। तो देखते हैं 190 नंबर सवाल क्या है। 190 सवाल क्या है? 190 नंबर सवाल का, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक, केंद्र का बैंक कौन है? बताइए। पंजाब बैंक, क्षेत्रीय बैंक, या स्टेट बैंक, या आरबीआई? तो बताइए केंद्रीय बैंक कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर बताइए आप सब। तो केंद्रीय बैंक जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों लोग, ये जो हो जाएगा आरबीआई, यानी इसी को बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 191 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करती है? मुद्रा जारी करती है, बताइए इसमें कौन सा ऐसा संस्थान है जो मुद्रा जारी करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, या संसद है, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या राष्ट्रपति? कौन है जो
मुद्रा जारी करती है, तो बताइए मेरे प्यारे बच्चे लोग, आप सभी लोग जानते होंगे कि रिजर्व ऑफ बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई जो है यही क्या करती है, यही मुद्रा छापने का काम करती है आरबीआई। ठीक है, बाकी कोई नहीं, सारा बैंक जितना भी भारत में बैंक है, जितना भी बैंक आप देखते होंगे, सारा बैंक यही आरबीआई कंट्रोल करता है सारे बैंक को, यानी सारे बैंक आरबीआई के अंदर काम करता है। ठीक है, यानी सबका हेड है ये आरबीआई, और रुपया भी जारी करता है कौन, आरबीआई। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगला सवाल है कि पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है, बताइएगा। पूंजी बाजार में जो होता है वो किस प्रकार के लेन देन होता है, बताइए। अल्पकालीन लेन देन होता है या दीर्घकालीन होता है या ए बी दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा। तो इसका पीछे भी सवाल हुआ था, दीर्घकालीन इसमें ऋण दिया जाता है, यानी लेन देन दीर्घकालीन होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे लोग, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी दीर्घकालीन, ये दीर्घ काल तक ये यहाँ पर लेन देन होता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं आगे। 193 नंबर सवाल देखिए क्या है कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है, किसका बोल रहा है, भारतीय मुद्रा बाजार। देखिएगा, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा भारतीय मुद्रा बाजार में अल्पकालीन, यानी अल्पकाल का देता है, यानी छोटे समय के लिए यहां पर ऋण दिया जाता है, छोटे समय के लिए। ठीक है, कैसा, छोटे समय के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, 194 नंबर, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है, बताइएगा। कौन सा इसमें संस्थागत है जो वित्त का साधन, यानी वित्त यानी रुपया देने का काम करती है, बताइए कौन सा है, बताइए। सेठ साहूकार या व्यवसायिक बैंक या रिश्तेदार या इनमें से कोई नहीं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 194 का, आप सब बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्या बोल रहा है कि कौन सा संस्थागत वित्तीय का साधन है। देखिए अगर हम देखा जाए वित्त का, तो देखिए सेठ साहूकार आपके जो गांव में होता है ये भी रुपया देता है, सभी लोगों को कर्जा देता है, 4% 5% पर लोन सबको देता है कि नहीं, और महीने में देता है 5%, महीना में लेता है 5%, जितना भी देगा। ये देखिए रिश्तेदार, ये भी आपको अगर कोई रिश्तेदार के पास ज्यादा रुपया है तो ये भी क्या करता है, सूद लगाता है, जिसको सूद बोलते हैं। एक होता है व्यवसायिक बैंक जो कि सरकार का होता है, ये भी रुपया देता है गांव के किसानों को, देता है कि नहीं। तो अब बताइए, तो बोला है संस्थागत, क्या ये दोनों संस्थागत है, आप सब बताइए क्या है, नहीं। संस्थागत कौन है, तो ये है व्यवसायिक बैंक, यानी वित्त का साधन का इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, व्यवसायिक बैंक। ठीक है, क्या हो जाएगा, व्यवसायिक बैंक इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 195 नंबर सवाल देखिए, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन, देखिए यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला था संस्थागत, यहाँ बोल दिया गैर संस्थागत, बस देख लीजिए। सहकारी बैंक, क्या ये गैर संस्थागत है, नहीं। व्यवसायी बैंक, नहीं। और क्या है, देसी सहकारी बैंक, व्यवसायिक बैंक और देसी बैंकर, तो ये देसी बैंकर जो हो जाएगा यही हो जाएगा गैर संस्थागत का राइट आंसर। देखिए सहकारी बैंक हो गया, व्यवसायिक बैंक हो गया, देसी बैंकर नहीं, देसी बैंकर भी आ जाता है सरकारी में ही, ये भी नहीं होगा, यानी इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी इसके जगह पर क्या हो सकता है, या हो सकता है सेठ साहूकार हो सकता है या रिश्तेदार हो सकता है। ठीक है, अगर ये नहीं, इनमें से कोई नहीं रहेगा तो यानी रहेगा क्या चीज, सेठ साहूकार रहेगा या तो रिश्तेदार रहेगा, क्योंकि ये दोनों जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये दोनों जो है ये गैर संस्थागत के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, गैर संस्थागत के अंतर्गत। क्या कोई परेशानी इसमें, नहीं। ठीक है, जब परेशानी नहीं है तो आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला नंबर सवाल क्या है। 196 नंबर सवाल देखिए आप, कहता है कि निम्न में से कौन संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के उदाहरण है, बताइएगा। क्या महाजन लोग क्या होंगे वित्तीय संस्थागत में, नहीं। रिश्तेदार, नहीं। व्यापारी, नहीं। यानी इसका राइट आंसर जो होगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या व्यवसायिक बैंक। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 197 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहता है क्या
वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया गया है? बताइएगा, वित्तीय संस्था में किसको वित्तीय संस्थाओं में किन संस्था को शामिल किया गया है? तो क्या व्यवसायिक बैंक को शामिल किया है, या बीमा कंपनियों को शामिल किया है, या सहकारी साख समितियों को शामिल किया, या इनमें से सभी? बताइए 197 का क्या आंसर होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए क्या बोला है, वित्तीय संस्था। क्या गैर वित्तीय संस्था बोला है? नहीं, वित्तीय संस्था। देखिए व्यवसायिक बैंक भी वित्तीय संस्था में आती है, बीमा कंपनियां भी क्या आती है, वित्तीय संस्था में आती है, सहकारी साख समितियां जो होता है ये भी वित्तीय संस्था में आती है। यानी इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, या इनमें से सभी चारों इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। 198 नंबर सवाल कहता है क्या कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन बताइए। इसमें कौन लोकप्रिय साधन है जो वित्त का प्रदान करता है? यानी गैर संस्थागत में बताना है, संस्थागत में नहीं, गैर संस्थागत में। तो बताइए, क्या देसी बैंकर होगा? नहीं। क्या महाजन होगा? महाजन होगा। देखिए, क्या व्यापारी होंगे? क्या सहकारी बैंक होगा? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गैर संस्थागत में तो सबसे ज्यादा जो होते हैं लोकप्रिय की अगर बात करते हैं तो महाजन आते हैं, इसमें शामिल होते हैं। सबसे लोकप्रिय इसमें कौन होते हैं? महाजन होते हैं। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब राइट आंसर जो होगा बी नंबर, यानी महाजन। गैर संस्थागत में सबसे लोकप्रिय होते हैं महाजन। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 199 नंबर सवाल देखते हैं। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? देखिए आज आप सबको एक होमवर्क देते हैं, आपका काम है कि इसका आंसर आपको बताना है कल के क्लास में। आपको इस वीडियो के कमेंट में आपको ये 199 नंबर सवाल का आंसर बताना है आपको, कि बताइए कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है भारत में। यही चार ऑप्शन में बताना है, 14, 19 या 20 या 27। ये आपका होमवर्क रहा। ठीक है, कर लोगे? चलिए देखते हैं 200 नंबर सवाल। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषक को किस तरह का ऋण प्रदान करती है? बताइए किस प्रकार की करती है? प्राथमिक कृषि साख समिति की बात करते हैं, किस प्रकार की ऋण प्रदान करती है बताइएगा। तो ये क्या मध्यकालीन करती है, या दीर्घकालीन, या अल्पकालीन, या अति अल्पकालीन? प्राथमिक कृषि साख समिति कृषक को यानी किसानों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा अल्पकालीन, यानी कम समय के लिए ऋण दिया जाता है। ठीक है, कम समय के लिए ऋण दिया जाता है। एक मिनट रुकिएगा। अगला नंबर सवाल देखते हैं, 201 नंबर सवाल कहता है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था बताइए कौन है? क्या SIDBI है, या सेबी है, या RBI है, या स्टॉक एक्सचेंज है? तो आपको हम बता देना चाहेंगे कि शेयर बाजार की नियामक अगर संस्था की बात करते हैं तो ये होगा स्टॉक एक्सचेंज। क्या होगा? स्टॉक एक्सचेंज। 202 नंबर सवाल बताइए, ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? स्थापना कब हुई ग्रामीण बैंक की? बताइएगा इसका 202 का आंसर बताइएगा आप सब। 202 का आंसर क्या होगा? किसका बोला है? तो ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ? तो इसका राइट आंसर जो होगा 2 अक्टूबर 1975। 2 अक्टूबर 1975, यानी इसका राइट आंसर होगा 202 का ए। 202 का ए होगा। क्या कोई परेशानी किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, 203 नंबर सवाल की ओर देखते हैं। क्या कहता है 203 नंबर सवाल? पढ़िएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना मुख्यतः किस लिए, यहां पर देखिए छूट गया है, किस लिए की गई है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो होते हैं, यानी जो अपने एरिया में जो होता है, ठीक है, गांव का जो एरिया में ग्रामीण बैंक होता है, वही बोला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना मुख्यतः किस लिए किया जाता है? क्या छोटे वन सीमांत किसानों के लिए, या स्वयं सहायता के लिए, या व्यवसायिक वर्ग के लिए, या सहकारिता के लिए? बताइए किसके लिए किया जाता है? तो सिंपल बात है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बताएं अभी कि ग्रामीण बैंक की बात अगर करते हैं तो ग्रामीण बैंक काहे खोला जाएगा? किसानों के लिए ने।
तो यहाँ पर हो जाएगा छोटे एवं सीमांत किसान के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को खोला जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, 204 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है कि बिहार में क्षेत्रीय बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई है? क्षेत्रीय बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई है बिहार में? तो इसका देखिएगा 1970 या 1972 या 1975 या 1980। तो देखिएगा कह रहा है क्या बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, तो 1975 याद रखिएगा, 1975 1975। क्या यहां तक बताइए किसी को किसी प्रकार की परेशानी? बताइए। चलिए आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं आगे। 204 नंबर सवाल हो गया। अब देखते हैं 205 नंबर सवाल। कहता है कि देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कितनी है? कहता है कि देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कितना है? देखिए, अगर आज की बात करते हैं, 2024 अभी चल रहा है लास्ट, अगर अभी की अगर बात करते हैं तो ज्यादा है, ठीक है, लेकिन आपके बुक के अनुसार अगर देखा जाए तो 196 है। तो कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 196, यानी 205 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। क्या किसी को परेशानी बताइए? हाँ, नहीं नहीं परेशानी है तो देखिए इसका राइट आंसर बताइए 206 का नवार। क्या नवार के बारे में अभी बताए थे थोड़ी देर पहले? तो बताइए इसकी स्थापना कब की गई थी? बताइए 1980, 1982, 2005 या 1990? तो 2006 का राइट आंसर आप बताइए कब स्थापना की गई? बताइए बताइए। तो नबार्ड की स्थापना जो हुई थी 1982 में हुई, यानी 1982 में इसकी स्थापना हुआ था। किसका? नबार्ड बैंक का। ठीक है, अब देखते हैं 207 नंबर सवाल। कहता है कि राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? यानी केंद्रीय सहकारी बैंक की बात कर रहा है ये। किसकी बात? केंद्रीय सहकारी बैंक। बताइए इसका राइट आंसर कितना है? 207 का राइट आंसर बताइए। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक, यहां देखिए सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चे लोग? इसका राइट आंसर बताइए। 50 है, 75 है, 35 है या 25 है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 25 होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 208 नंबर सवाल क्या है। कहता है कि बैंक लिंकेज कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 1990 या 1992 या 1994 या 1995? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बैंक लिंकेज कार्यक्रम जो है वो 1992 से स्टार्ट किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि बैंक लिंकेज कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया? तो 1992 में, यानी 208 का क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर सवाल है 209 नंबर सवाल कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? तो बताइए चारों ऑप्शन में कौन ऐसी संस्था है जो दीर्घकालीन ऋण देता है, यानी लंबे समय तक ऋण देता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर देखिए कृषि महाजन, प्राथमिक कृषि साख समिति, ये दोनों जो होता है लंबे समय के लिए ऋण नहीं देता है, यानी भूमि विकास बैंक जो है ये दीर्घकालीन समय तक क्या करती है? ऋण मुहैया करवाती है। कोई दिक्कत इसमें? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है अल्पकालीन ऋण चुकाने की अवधि क्या होती है? बताइए जो बैंक अल्पकालीन ऋण देती है वो समय देती है कि आपको इतना से इतना महीना तक आपको ऋण चुकाना है। तो बताइए इसमें कौन हो जाएगा? 3 से 6 महीना या 6 से 15 महीना या 12 से 15 महीना या 15 से 20 महीना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 15 महीना, यानी 6 से 15 महीना के अंदर आपको क्या करना है? बैंक को चुकाना है। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं 211 नंबर सवाल। 211 नंबर सवाल क्या है कि व्यवसायिक बैंक की राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? व्यवसायिक बैंक की राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो कब हुआ जी? तो इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में। तो व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। ठीक है, अगला नंबर सवाल है कि व्यवसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि स्वीकार करती है? कौन सी बैंक की चर्चा है? तो व्यवसायिक बैंक। अब पढ़ा कि कितने प्रकार की ऋण, कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करता है? तो बताइए। तो देखिए तो क्या अस्थायी जमा करती है, संचयी जमा,
आवर्ती जमा, इनमें से सभी। तो आपको बता देना चाहेंगे कि व्यावसायिक बैंक जो होता है वो अस्थायी जमा भी स्वीकार करता है, संचयी जमा भी स्वीकार करता है, आवर्ती जमा भी स्वीकार करता है, यानी इसका राइट आंसर जो होगा इनमें से सभी। तो 212 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो इसी बहाने आपको यह भी याद हो गया कि व्यावसायिक बैंक कौन कौन सी प्रकार की ऋण जमा राशि स्वीकार करता है। तो अस्थायी जमा, संचयी जमा, आवर्ती जमा, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल आप क्लास में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं 213 नंबर सवाल। निम्न में से कौन व्यावसायिक बैंक का कार्य नहीं है? इसमें आपको यह आंसर बताना है जो व्यावसायिक बैंक काम नहीं करता है। तो देखिए सुनिएगा ध्यान से, क्या जमा राशि को स्वीकार करता है कि नहीं, क्या ऋण देता है, क्या मौद्रिक नीति तय करता है, एजेंसी संबंधी कार्य करता है। तो बताइए इसमें कौन है जिस इसका काम नहीं है? बताइएगा 213 का राइट आंसर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जमा राशि को स्वीकार करता है, अभी पता चल गया कि ये 3 प्रकार की जमा राशि और भी प्रकार है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 को है। ऋण भी देता है, व्यवसायिक बैंक क्या करता है? ऋण भी देता है, और एजेंसी संबंधित कार्य भी देता है, एजेंसी भी देता है ये, ठीक है। लेकिन क्या इससे रिलेटेड कोई नीति क्या तय करता है? ये नीति तय करने का काम होता है आरबीआई का, व्यवसायिक बैंक का नहीं, आरबीआई का काम होता है किसी को नीति तय करना। तो इसका कार्य नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए 214 नंबर सवाल का आंसर दीजिए आप सब। देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर देते हैं, आप कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। व्यावसायिक बैंक द्वारा स्वीकार किए गए जमा में कौन शामिल नहीं है? तो बताइए। देखिए आप यहां से दिमाग लगा सकते हो, पिछले सवाल से लिंक कर सकते हो कि यहां पर हमने 3 प्रकार के बताया, अस्थाई, आवर्ती, संचयी। यहां पर देखिए आवर्ती, अस्थाई और संचयी, ठीक है। तो बताइए इसमें कौन है जो जमा यहाँ चालू हो जाएगा उसके जगह पर, ठीक है। अस्थाई, आवर्ती, संचयी, यानी एक ये है जो इस जमा राशि को स्वीकार नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो जो सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से मेरे प्यारे बच्चे लोग, कहता है कि व्यावसायिक बैंक द्वारा स्वीकार किए गए जमा में शामिल नहीं है। तो बताइए कौन सा ऐसा जमा है जो ये स्वीकार नहीं करता है? तो बताइए वस्तु जमा, ये वस्तु जमा को स्वीकार नहीं करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वस्तु जमा को ये स्वीकार नहीं करता है। देखिएगा 215 नंबर सवाल आपको बताना इसका राइट आंसर कमेंट में। देखते हैं कितने बच्चे लोग इसका राइट आंसर देते हैं। बैंक का कार्ड नहीं है, बताइए इसमें कौन है जो बैंक नहीं काम करता है? क्या लॉकर सुविधा देता है कि नहीं देता है? क्या नगद साख, क्या क्रेडिट कार्ड, क्या स्वयं सहायता समूह बनाना? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बैंक का काम, देखिए लॉकर सुविधा देता है, नगद साख का भी काम करता है, क्रेडिट कार्ड भी देता है, यानी इसका कार्ड नहीं है। तो वो हो जाएगा स्वयं सहायता समूह। ये बनाना बैंक का काम नहीं होता है। स्वयं सहायता समूह हम गांव की महिला बनाती है, स्वयं सहायता समूह 10 से या 15 से 20 लोग उसमें मिलते हैं, और मिलने के बाद आपस में क्या करती है, मिलकर बैंकों से लोन लेती है, और लोन लेने के बाद क्या कुछ छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करती है, ठीक है। तो स्वयं सहायता समूह बैंक का काम नहीं होता है, ठीक है। देखते हैं 216 नंबर सवाल, कहता है कि ओवरड्राफ्ट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ओवरड्राफ्ट किस खाता पर दिया जाता है? एक ड्राफ्ट होता है ओवरड्राफ्ट, आप कभी बैंक में सुने होंगे ओवरड्राफ्ट। तो बताइए किस प्रकार का खाता अगर बैंक में आपका रहेगा तो आपको ओवरड्राफ्ट दिया जाएगा? बताइएगा 216 का राइट आंसर क्या होगा। तो सुनिएगा मेरे ध्यान से, अगर आपके बैंक में बचत खाता है तो ओवरड्राफ्ट नहीं देगा, नियादी खाता है तो नहीं देगा, यानी आपके पास चालू खाता होना चाहिए, तभी आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा बैंक आपको मुहैया करवाएगी। समझ रहे मेरी बातों को, ठीक है। तो 216 का क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब देखिए 217 नंबर सवाल देखिए, और इसका राइट आंसर बताइए आप कमेंट में सारे लोग इसका राइट आंसर दीजिए। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हो। कहता कि इनमें से कौन व्यावसायिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? कौन इसमें है जो ये व्यापारिक बैंक जो होता है वो जमा का प्रकार नहीं है? कौन ऐसा है जो व्यापारिक बैंक जमा नहीं लेता है? बताइए स्थायी जमा, चालू जमा, अधिविकर्ष या आवर्ती जमा। तो 217 का आंसर बताइए।
इसमें कुछ अजीब जैसा कुछ लग रहा है, अलग जैसा, देखिए सब तो सुना सुनाया लग रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा अधिविकर्ष। इस प्रकार की व्यापारी बैंक कोई जमा उमा नहीं लेता है, ठीक है, कोई दिक्कत। 218 नंबर सवाल बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब आरबीआई की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर बताइए। 218 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सबको पता होगा कि आरबीआई की स्थापना जो हुई, यानी भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई मेरे प्यारे बच्चे, वो 1935 में हुआ। 1935 में इसकी स्थापना हुई, किसका? तो भारतीय रिजर्व बैंक की, ठीक है। अगला नंबर सवाल बताते हैं आपको। अगला नंबर 219 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि सहकारिता के विकास पर किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? यानी सहकारिता की बात पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो आपको याद कीजिए, पंचवर्षीय योजना को बता चुके हैं। पंचवर्षीय योजना क्या होता है? ये एक प्लानिंग होती है 5 साल के लिए, कि 5 साल में हमको किस चीज पर जोर देना है, किस चीज पर काम करना है, तो वही होती है पंचवर्षीय योजना। तो आप बताइए, सहकारिता की चर्चा किस पंचवर्षीय योजना में की गई कि सहकारिता को विकास करना है? तो इस बताइए 219 का राइट आंसर आप बताइए क्या होगा, कौन सी पंचवर्षीय योजना में इसकी चर्चा की गई? तो बताइए, क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा सहकारिता का, वो हो जाएगा ए नंबर, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना पहली बार जब चालू हुआ था, उसी समय सहकारिता की बात की गई थी कि उसको क्या करना है? विकास करना है, ठीक है। अगला नंबर सवाल देखें। अब ज्यादा सवाल नहीं होगा अब, ठीक है। अब 220 नंबर सवाल देखेंगे, उसके बाद आपको 4-5 सवाल और है, इसके लिए आपको टेंशन मत लेना है। और अगले क्लास में, यानी कल के क्लास में जो होने वाला है वो 5वां चैप्टर। तो आज आप सबका होमवर्क यह है कि आप सभी को क्या करना है, कल क्लास हमारे वीडियो देखने से पहले आपको 5 चैप्टर, यानी 5वां चैप्टर पढ़ के आना है इकोनॉमी का, ताकि आपको आंसर देने में कोई दिक्कत ना हो। कमेंट में एकदम भर दीजिए सारा आंसर सही सही, ठीक है। तो 5वां चैप्टर आपको क्या करना है? रिवीजन करके आना है कल की क्लास में, ठीक है। और कल हम देखेंगे क्या चीज? इकोनॉमी का 5वां चैप्टर, ठीक है। और आप सब बिल्कुल फिक्र न करें, बहुत जल्द आपको लाइव भी मिलेगा रात को 7-8 के बीच में। अभी थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा? वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वीडियो जो होगा प्रत्येक दिन आपको 9 से 10 बजे तक ये अपलोड हो जाएगा, और वहां पर जाके आप 40-45 मिनट का वीडियो वहां देख लीजिए, ठीक है। तो डेली 9-10 बजे दिन में, ठीक है, मॉर्निंग के समय में क्या हो जाएगा? अपलोड हो जाएगा, ठीक है, एवरी डे, ठीक है, कोई दिक्कत? तो आगे देखते हैं। तो 5वां चैप्टर आपको क्या करना है? पढ़ लेना है, ठीक है। और 5वां हो जाएगा, उसके बाद 6ठा 7वां जब खत्म हो जाएगा, तो इकोनॉमी का कोई भी सेट आपके पास पुराना हो या किसी के पास हो, या कोई बुक लेना इकोनॉमी का, और उसके बाद टोटल सेट वाले बोल रहे हैं या प्रीवियस ईयर सवाल, सबसे बढ़िया आपको हम बताते हैं कि आपको क्या करना है। कोई गाइड आपके पास होगा जो प्रीवियस सवाल पूछा गया, उसमें देखिएगा कौन कौन इकोनॉमी का सवाल है, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, और उस ऑब्जेक्टिव को आप बनाइए। उसके बाद हमको बताएं कि वो ऑब्जेक्टिव आपसे बनता है कि नहीं। आपको हम इतना बोलते हैं कि 7वां चैप्टर जब समाप्त हो जाएगा, तो इकोनॉमी का प्रीवियस ईयर में जितना भी सवाल पूछा है एक भी नहीं छूटेगा, या किसी का भी सेट का किताब होगा, अभी 5 सेट का निकलेगा, बहुत अलग अलग पब्लिकेशन का, उसमें भी इकोनॉमी का ढूंढ ढूंढ कर बनाइए क्वेश्चन, सारा बनेगा। बस 3 दिन और, क्योंकि ये 4था चैप्टर समाप्त होगा, कल 5वां 6ठा 7वां 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर करवा देंगे, उसके बाद इकोनॉमी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो देखते हैं 220 नंबर सवाल क्या है। किसी गांव में कम से कम कितने व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक साख समिति का निर्माण कर सकती है? यानी साख समिति जो होती है, प्राथमिक साख समिति, वो गांव में बनता है और किसी व्यक्ति द्वारा बनाया जाता है, तो कितने व्यक्ति मिलकर इससे बना सकता है? इसका राइट आंसर बताइए, कमेंट में हम देखना चाहते हैं इसका राइट आंसर। तो कहता है कि इसमें कम से कम 10 लोग होना चाहिए, 10 लोग मिलेंगे तभी जाकर क्या होगा? वही बोला, कम से कम कितने व्यक्ति
तो 10 व्यक्ति मिलेगा, तभी जाकर प्राथमिक शाख समिति का निर्माण होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब अगला नंबर सवाल देखते हैं, 221 नंबर सवाल कहता है कि सहकारी योजना समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में? क्या आरजी सरैया, होरेस या मैकलेगन या चेम्सफोर्ड? तो बताइए 221 का राइट आंसर क्या होगा? 221 का राइट आंसर जो होगा आरजी सरैया। आरजी सरैया के नेतृत्व में ही सहकारी नियोजन समिति का क्या हुआ? गठन हुआ। सहकारी नियोजन समिति, सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन थोड़ा हट कर है, ठीक है? तो तब आपको तो फायदा होना चाहिए जी, क्वेश्चन अलग अलग आएगा, अलग अलग रहेगा तब ना आपको फायदा होगा। 222 नंबर सवाल देखते हैं, कहता है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? बताइएगा कब हुआ? 222 का राइट आंसर बताइए। कब से सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुई? क्या 1904 से, 1905 से, 1907 से या 1920 से? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 1904। 1904 से भारत में सहकारिता आंदोलन की प्रारंभ हुई। और ये रहा हमारा आज का ये 4 लास्ट सवाल, ठीक है? देखेंगे 223 नंबर सवाल क्या कहती है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? सहकारिता जो है प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बन गई? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा ईस्वी में? तो 223 का बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 1919 में। 1919 से सहकारी प्रांतीय सहकारिता जो था वो प्रांतीय सरकार का क्या बन गई? हस्तांतरित विषय बन गई। कब से? 1920 से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, तो अगला नंबर सवाल देखिए, तो इसका राइट आंसर आप सब बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सबसे हम जानना चाहते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए 224 नंबर क्या कर रहा है कि सूक्ष्म वित्त योजना साख या ऋण, वित्त सूक्ष्म वित्त योजना साख या ऋण की सुविधा किन्हें उपलब्ध कराता है? मध्यम वर्ग को, गरीब वर्ग को, व्यवसायिक वर्ग को, कृषक वर्ग को? बताइए जो सूक्ष्म वित्त योजना जो होता है वो ऋण जो होता है किसको मुहैया करवाती है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो ये सूक्ष्म वित्त योजना जो होती है ये ऋण जो मुहैया करवाती है मेरे प्यारे बच्चों वो गरीब वर्ग को करवाती है। किसको? गरीब वर्ग को। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। कहता है सवाल कि भारत में सूक्ष्म वित्त की शुरुआत किस दशक के बीच हुई? यही सवाल है कि भारत में सूक्ष्म वित्त की शुरुआत किस दशक के बीच में हुई? बताइए, ये जो भी सवाल था उसी में कि सूक्ष्म वित्त की शुरुआत किस वर्ष से प्रारंभ हुआ। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 225 का। तो इसकी जो शुरुआत हुई मेरे प्यारे बच्चे कि भारत में सूक्ष्म वित्त की शुरुआत किस दशक से हुई? तो 1980 के दशक से यह प्रारंभ हुआ। 1980 के दशक से। अगला नंबर सवाल देखिए, और ये सबसे इजी सवाल है और एग्जाम में पूछे जाते हैं और इससे तो सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है कि स्वयं सहायता समूह के बारे में लिखें। तो बताइए स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की संख्या कितने होते हैं? समान तौर पर कितने होते हैं बताइए? क्या 100 से 200 होता है या 1000 होता है या 15 से 20 होता है या अनगणित? तो इसका राइट आंसर आप बताइए कमेंट में, देखना चाहेंगे कि कितने लोग इसका राइट आंसर देते हो। तो स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की संख्या जो होती है वो 15 से 20 होता है, यानी 15 से 20 लोग मिलकर इसकी क्या करती है? शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट, और कल जो हम पढ़ेंगे वो 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, ऊर्जा वाला चैप्टर है, ये उससे रिलेटेड चैप्टर है। ठीक है, तो ये चलेगा हमारा कल। ठीक है, तो देखो आपको बता देना चाहेंगे कि आपको अब ज्यादा समय नहीं है, अब बहुत कम समय बचा है एग्जाम के लिए, आपको तैयारी अभी से करना है। ठीक है, आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि पीछे जो बीत गया है उसको मत सोचिए, क्योंकि वो आने वाला नहीं है। अब जो समय बचा है 1-1.5 महीना 2 महीना जो समय बचा है उसको देखिए और उसको देखकर आप तैयारी कीजिए।
और आशा कीजिए, हमेशा अपने आप पर विश्वास रखिए और एग्जाम में आपका बढ़िया नंबर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने आप पर विश्वास रखिए और पढ़ाई कीजिए ईमानदारी से। ठीक है, और ईमानदारी से नहीं पढ़ाई कीजिएगा तो बढ़िया रिजल्ट नहीं आएगा। और हम तो ऑब्जेक्टिव का आपको गारंटी देते हैं कि 40-80 नंबर का, 40 नंबर सोशल में, एसएसटी में और 40 नंबर साइंस में। ठीक है, इसमें से आपको 80 नंबर में से आपको 75 प्लस आएगा ही आएगा। साइंस और सोशल की हम बात करते हैं, इससे आपको कटने वाला ही नहीं है। हम तो बोलते हैं 80 में 80 आएगा, फिर भी 5 वो चलते हैं, होता है क्योंकि आपका पहली एग्जाम होता है, लाइफ का पहला एग्जाम होता है जो प्रेशर आपको है। ऐसे 9-10 में तो बहुत एग्जाम दिए हो, 8-9 में। ठीक है, लेकिन उतना प्रेशर नहीं होता है उस समय। लेकिन जब आप बोर्ड एग्जाम देते हो 10वीं क्लास की, तो आपको क्या होता है, एक स्कूल से दूसरे स्कूल यानी दूसरी जगह जब जाके देते हो तो आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है। क्योंकि हम भी दिए 10वीं क्लास की पहली बार, बहुत प्रेशर था। अब प्रेशर के कारण भी क्या होता है, गलती हो जाती है एक आध दूसरा बार, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अभी से तैयारी कीजिए। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।